हेलो एवरीवन। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं और हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क है वो पाथ से क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो आपको याद होगा वहां पे मैंने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी का जिक्र किया था, दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के हम लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं इस गिवन टॉपिक में क्या सीक्वेंस रहेगा। हम सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है और फिर उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे। यहां पे जो भी चीजें आपको बताई जाएं उसे आप एज अ इंफॉर्मेशन कंसिडर करिएगा, क्योंकि फिर हम जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिएगा डेल्टा यू, हम एक्चुअली में फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी ना डिफाइन करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जितनी भी बातें अभी आपको बताई जा रही हैं उसे एज अ इंफॉर्मेशन कंसिडर करना है। डेल्टा यू, वेयर डेल्टा यू इज व्हाट, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जो W लिखा हुआ है इसको मेंशन कर लेना, ये क्या है, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? तो यहां से आपको देख करके समझ में आ गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क। अगर हमें इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पता है तो उसमें नेगेटिव साइन लगा करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर अ सिस्टम, फॉर गिवन सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, this is delta U, is defined as what, negative, this is important, negative of work done by internal conservative फोर्सेस। अभी हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हो कि यहां पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्यों है, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से क्यों लिखा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले आप डेफिनेशंस नोट डाउन करते जाएं। ये है डेफिनेशन कि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है? तो चलिए इस एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यहां पर ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है बोर्ड पर। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र जब भी किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए किया जाएगा। मतलब क्या है, देयर इज नो मीनिंग टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्सेस की तो आप देख चुके हैं कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव थे जिनसे आप लोग फैमिलियर हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स,
तो हम यहां पर इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव हैं। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो एक बात बताओ मुझे, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होता, या फिर इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए देयर इज नो मीनिंग टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों है? तो अभी आगे जैसे जैसे इस लेक्चर में मूव करेंगे तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को क्यों डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो ये है पॉइंट नंबर 1, इसे याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट नंबर 2 रीड करें क्या लिखा हुआ है। Potential energy can't be defined for a single particle system. It is defined for the system of more than one particle. The most important point. Potential energy कभी भी एक पार्टिकल के लिए तो डिफाइन ही नहीं है। क्यों? आप याद करें, आपने जब एक्सप्रेशन लिखा था तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था? द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? याद करें क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन और रिएक्शन ये दोनों ही सिस्टम के अंदर लाई करें। और आप ये जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडीज पर तो नहीं लग सकते, दो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल पार्टिकल हुआ तो सिंगल पार्टिकल के केस में देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो अगर हम इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस का जिक्र तभी किया जा सकता है जब आपके सिस्टम के अंदर कम से कम एक से ज्यादा तो पार्टिकल हो। अगर सिस्टम के अंदर एक ही पार्टिकल है तो उस केस में इंटरनल फोर्सेस का जिक्र करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन होगा सिस्टम के अंदर तो रिएक्शन नहीं होगा, और अगर रिएक्शन सिस्टम के अंदर होगा तो एक्शन नहीं होगा। और हम ये जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब होता है कि एक्शन एज वेल एज रिएक्शन बोथ ऑफ देम मस्ट बी इनसाइड द सिस्टम। तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसे सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। क्लियर? दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, as only change in potential energy is defined, so to tell the potential energy we have to select a potential energy value at one position independently as a reference value. डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, देखिएगा क्या है। अगर हम किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये जानते हैं डेल्टा यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू दिस वन। अगर मुझे किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले एक रेफरेंस पोजीशन सेलेक्ट करना होगा और वहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है जो किसी गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सके, क्योंकि हम फिजिक्स में हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये है तो हमें सबसे पहले कोई एक रेफरेंस पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी और उस रेफरेंस पोजीशन पर हमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करनी होगी। मुझे पता है ये बात आपको उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम आगे जाकर के एक एग्जांपल लेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। बस आप इतना याद रखना कि हमें एक रेफरेंस पोजीशन सेलेक्ट करनी होती है जहां पे हम कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पहले एज्यूम करते हैं, उसी के बाद हम किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यों डिफाइन की गई हैं। ओके, चलिए
अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी फैमिलियर हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिएगा सिचुएशन, जैसे कि एक एम मास का ब्लॉक है जो कि इनिशियली ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और अब सपोज इस ब्लॉक को हमने यहां से लिफ्ट करके इधर लेकर के गए। देखिएगा, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वो है h। क्लियर? सिचुएशन समझ में आया क्या है? इनिशियली वो ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे था, फिर हमने उस ब्लॉक को लिफ्ट करके h हाइट ऊपर तक लेकर के गए। ओके, इनिशियल एंड दिस इज व्हाट फाइनल पोजीशन। अब सपोज आपसे ये पूछा जाए कि ये फाइंड करो कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो mg फोर्स है वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो। यहां पे तो मुझे एक ही पार्टिकल दिखाई दे रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कैसे कर दिया? तो जरा देखिएगा ध्यान से। एक्चुअली मैं यहां पर बात जब कर रहा हूं तो मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कौन कौन है? मेरा सिस्टम है ब्लॉक प्लस अर्थ। मतलब अगर मैं ब्लॉक प्लस अर्थ को इस पूरे को अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो जो mg फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? मेरे लिए यह सिस्टम सिर्फ ब्लॉक नहीं है। कौन कौन है? ब्लॉक प्लस अर्थ, क्योंकि ब्लॉक प्लस अर्थ को अपना सिस्टम कंसिडर करने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अब इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताएं, अगर हम इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर के गए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो कितना होगा? mgh। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is equals to minus sign of work done by gravity, and the work done by gravity is what? mg into h। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये ब्लॉक ऊपर गया है, ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक ऊपर गया है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। तो यहां अंदर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। ये दो नेगेटिव साइन क्यों आ रहे हैं? ये बात समझ आ रही है ना? कंफ्यूज मत होना। एक नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में था, और दूसरा नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क अभी क्या है? पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव है। तो यहां पर आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या आया? देखिएगा ध्यान से, u फाइनल मतलब इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आ रही है u इनिशियल प्लस mg इंटू h। क्लियर? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। अभी जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था तो वहां थर्ड पॉइंट याद करें। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी गिवन पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतानी है तो पहले आपको रेफरेंस पोजीशन सेलेक्ट करना होगा, और उस गिवन रेफरेंस पोजीशन पर आप कुछ पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर अपना रेफरेंस पोजीशन ग्राउंड सरफेस कंसिडर करूं, क्या? ग्राउंड सरफेस, और मैं अगर ये एज्यूम करूं कि इस ग्राउंड सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो 0 है, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो अगर इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करेंगे तो आपके पास h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी? सिंपली mgh। इस टर्म से आप लोग फैमिलियर होंगे। आप लोग 9th 10th क्लास में ये बात पढ़ते हुए आए हैं
कि अगर ब्लॉक ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आपको ऐड करना होगा। क्या? h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी कब? अगर मैंने अपना रेफरेंस पोजीशन, जो कि इस समय क्या है, मेरा ग्राउंड सरफेस है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम की हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने रेफरेंस पोजीशन ग्राउंड को ही क्यों लिया, और अगर ग्राउंड को लिया तो आपने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों एज्यूम की। डेफिनेटली ये सारे जो डाउट्स हैं वो अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर होने वाले हैं, बस आप देखते जाइएगा। आपको यहां पे एक बात समझ आ चुकी है कि h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh होगा। शर्त है कब? जब आपने ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 एज्यूम किया हो। क्लियर? बाय डिफॉल्ट एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो जनरली क्वेश्चंस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट द रेफरेंस पोजीशन, तो हम अपनी ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस पोजीशन कंसीडर करते हैं और वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करते हुए न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा, तो अगर मेंशन ना हो ना तो बाय डिफॉल्ट आप ये एज्यूम ही कर लेना कि ऐसा है, तभी वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर क्या होगी, mgh होगी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर हम ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करेंगे तो h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh प्लस, या फिर इसी बात को ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर जाऊंगा तो उस ब्लॉक की, मतलब ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं h हाइट नीचे आऊंगा तो इस बात को बोल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर? ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? क्या ब्लॉक की है क्या? नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां ब्लॉक प्लस अर्थ इस पूरे सिस्टम की है। देयर इज नो मीनिंग टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर ब्लॉक। ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक प्लस अर्थ पूरे सिस्टम की होगी, क्योंकि अर्थ प्लस ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूंगा तभी ये जो mg फोर्स इस पे लग रहा है वो mg फोर्स क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। क्लियर? ओके, तो नोट डाउन करें। तो चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक m मास का ब्लॉक जो कि इस समय ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है, और मैंने यहां पर आपको दो पोजीशन दिखाई है। यहां पर एक जो कि ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर ऊपर है और एक पोजीशन जो कि ग्राउंड सरफेस से 5 मीटर ऊपर है। अब देखिएगा, सपोज अगर मैं अपना रेफरेंस पोजीशन इस ग्राउंड सरफेस को कंसीडर करूं और मैं ये बोलूं कि इस गिवन रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये हम खुद एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी रेफरेंस पोजीशन मेरा ग्राउंड सरफेस और यहां की पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या एज्यूम करी, 0। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ, तो अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो 2 मीटर ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप ये जानते हैं, अभी देख चुके हैं, mgh। तो इस पॉइंट की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, mg इंटू h। क्लियर? और अगर मैं यहां की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछूं तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे? तो ये 5 मीटर ऊपर है तो आप यहां की पोटेंशियल लिख देंगे एनर्जी mg इंटू 5, h की वैल्यू पुट कर दी। आसान है? ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं आपको यहां क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने ये कहा कि यार हम ग्राउंड सरफेस जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहां पे हम खुद अपने मन से पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करते हैं। किसी ने एक कहा कि मैं रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं ले रहा, मैं तो इस रेफरेंस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो +10 जूल लूंगा। कितना बोला? +10 जूल। ये है आपकी रेफरेंस पोजीशन। तो अगर यहां पे उसने 10 जूल एज्यूम की है तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अब चेंज हो जाएगी। इस गिवन पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना नहीं आएगा, उसमें +10 और ऐड हो जाएगा और इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 2mg + 10। ये बात समझ आ रही है? अभी आपने देखा था कि किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी + mgh।
और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होगी, लेकिन शर्त है कब, जब आपकी रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। लेकिन आज अगर मैं रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो की बजाय 10 एज्यूम करता हूं तो यहां पर 10 ऐड हो जाएगा, और 10 ऐड हो गया तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 2mg प्लस 10। सिमिलरली इसी तरीके से इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 5mg प्लस 10। मतलब हर गिवन रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने चेंज करी तो हर पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। अब देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द डेल्टा यू इस गिवन सिचुएशन, डेल्टा यू का मतलब समझ आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ ये डिफरेंस कितना है, तो आपको समझ आ रहा है mg5 में से 2mg माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस कितना आया 3mg। सिमिलरली अगर मैं ये चीज आपसे पूछूं, ये बताओ ये कितना आ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से डेल्टा यू का वैल्यू आपके सामने 3mg आ रहा है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दो पोजीशंस के बीच में, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपने इस रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम की है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। मैंने सबसे पहले जब पोटेंशियल एनर्जी का ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, फिजिक्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे इन दो रेफरेंस पोजीशंस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ना, वो चेंज आपकी रेफरेंस पोजीशन से क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा यू इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क रेफरेंस पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई कहता कि यार मैं रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और एज्यूम करूंगा, सपोज इसने बोला हम तो -5 जूल लेंगे, हमने कहा कुछ भी ले लो। अगर मैंने इसकी -5 जूल लिखी, क्या इस पॉइंट की वैल्यू लिख पाऊंगा, क्या लिखूंगा 2mg - 5। इस पॉइंट की वैल्यू क्या लिखूंगा 5mg - 5। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर रेफरेंस पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेंगे तो हर गिवन पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हर बार सेम आएगा, चाहे आप इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें। मतलब मैं रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी एज्यूम कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा। या फिर इसी बात को हम बोल सकते हैं, अगर हम वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करें, एंड इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जब हम ब्लॉक को यहां से यहां लेकर के गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने एक सिचुएशन दिखा रहा हूं। ब्लॉक इनिशियली यहां पर है, ठीक, ये ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन है और ये हाइट है सपोज hi। अब हम ब्लॉक को यहां से मूव करते हुए फाइनली यहां लेकर के आ गए। ये फाइनल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन पर ग्राउंड सरफेस से जो हाइट है वो है hf। इस ब्लॉक को इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से यहां लेकर के आए हैं, ठीक। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब देखना ध्यान से, अगर मैं ग्राउंड सरफेस को अपना रेफरेंस पोजीशन कंसीडर करूं और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूं, क्या मानूं 0, तो क्या आप इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता पाएंगे? क्या लिखेंगे? mg × hi। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mg × hf। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राउंड सरफेस से ब्लॉक कितनी हाइट पर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछा? व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम जानते हैं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल।
तो u फाइनल माइनस u इनिशियल अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg इंटू एच एफ माइनस एच आई। क्लियर? और एक बात बताओ, डेफिनेशन के हिसाब से ये डेल्टा U की वैल्यू किसके बराबर होती है? द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहां पर इस डेल्टा U की वैल्यू को नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के बराबर कर सकता हूं, लेकिन यहां इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस साइन को इधर लिख दें तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। डेल्टा U का वैल्यू आपको पता है, तो यहां पर डेल्टा U का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस के mg इंटू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहां से आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकल के आ गया। अब आप कहेंगे इसमें आपने क्या नया किया या क्या नया तीर मार लिया? ये तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, हम सीधे इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। और ये डिफरेंस क्या होता है? एच इनिशियल माइनस एच फाइनल, और उसे mg से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपने ये मेथड फॉलो क्यों किया? अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्यों की गई है। जैसे कि यहां वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान था। आप आगे जाकर के ऐसे भी फोर्सेस देखेंगे जहां पर उनका वर्क कैलकुलेट करना रिलेटिवली इतना आसान नहीं होता। जैसे कि 12th क्लास में जाकर के आप एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और r होता है डिस्टेंस। तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है और इसका वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर उस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दूं ना, तो मेरे लिए वर्क कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि आपने यहां पे देखा, अगर ये फोर्स वेरिएबल भी होता और आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिफाइन किया होता तो आप सीधे पता है वर्क क्या लिखते? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब मैं आपको यहां ये बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से मेरे लिए इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो G की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। आगे जाकर के एक चैप्टर पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन, जहां पर सैटेलाइट्स के मोशन वगैरह, प्लैनेट्स के मोशन वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो वहां पे जो हाइट्स होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होती हैं, तो वहां G का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता, और G का वैल्यू R के साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ लगातार चेंज होता है। तो वहां पे आप mgh वर्क डन नहीं लिख सकते। तो उन केसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें और उसे इंटीग्रेट करें, और दूसरा तरीका जो कि बहुत आसान तरीका है, क्या है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दें। जैसे कि यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है mgh, और आज के बाद अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना होगा तो सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के बाद ऐसे फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आगे जाकर के जब आप चैप्टर्स ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना, वहां समझ में आएगा कि जब भी हमें इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम जनरली यही मेथड क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी गिवन पोजीशन का फंक्शन है। मतलब अगर आप h हाइट यहां पर हैं और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 एज्यूम करी है, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी आप mg इंटू hi डिफाइन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही क्यों डिफाइन किया? क्या मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए नहीं कर सकता था? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सपोज एक बात बताओ, अगर मैं एक पार्टिकल को यहां से घुमा करके ऐसे घुमाते हुए वापस यहां ले के आ रहा, और ये क्लोज्ड पाथ है, अगर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता तो इस क्लोज्ड पाथ में उसका वर्क डन क्या आता? नॉट इक्वल टू 0।
और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो ध्यान से देखना, एक बार मैंने ये पाथ फॉलो किया, एक बार मैंने ये पाथ फॉलो किया, तो अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग आता, तो हर बार वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स अलग अलग आता, तो ये जो वैल्यू है ये हर बार सेम नहीं आती। ये वैल्यू सेम सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती है जब ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में इनक्लोज्ड पाथ वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर वर्क डन 0 है तो गारंटी है कि जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो किसी भी पोजीशन का फंक्शन होगी, ना कि उसके पाथ का फंक्शन होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग फोर्स। अभी हम ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। देखते हैं, आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसके एंड पॉइंट पर एक m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक, इनिशियली ये जो स्प्रिंग है ये अपने NLP में है। NLP का मतलब नेचुरल लेंथ में। अभी इस गिवन स्प्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन नहीं है। अब सपोज मैं यहां से इस स्प्रिंग को इलॉन्गेट करता हूं, मतलब इस ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करके हम यहां तक लेकर के जाते हैं। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन, और जो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है वो है सपोज x का। ठीक, अब हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बताएं। डेल्टा U, दिस इज व्हाट चेंज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, और वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। क्या हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखना आता है? हाँ, ये हम देख चुके हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखते थे, जल्दी से बताएं। K/2, यस। X इनिशियल, इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो व्हाट इज द इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, 0 माइनस फाइनल इलॉन्गेशन इज x²। तो यहां से आपके पास माइनस kx²/2, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो आप देखना ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बनेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी पहले से एक्सप्रेशन में है, एक और नेगेटिव साइन आया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस kx²/2। ठीक, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x है उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी u इनिशियल प्लस हाफ kx²। अब देखना, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो सबसे पहले मुझे रेफरेंस पोजीशन डिसाइड करना होगा, और उस गिवन रेफरेंस पोजीशन पर मुझे कुछ पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करना होगा। तो यहां पर इन गिवन सिचुएशंस में जो रेफरेंस पोजीशंस होती है ना, वो हम एनएलपी कंसीडर करते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे तो हमने रेफरेंस पोजीशन किसे लिया था, रेफरेंस मतलब हम जहां से चीजों को मेजर करते हैं। जैसे कि हाइट जब भी हम मेजर करते हैं तो ग्राउंड सरफेस से मेजर करते हैं, तो वहां पे हमने रेफरेंस पोजीशन ग्राउंड सरफेस को लिया। उसी तरीके से इन केस ऑफ अ स्प्रिंग हम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो भी मेजर करते हैं वो नेचुरल लेंथ से करते हैं, इसलिए इस केस में हम हमेशा रेफरेंस पोजीशन एनएलपी को लेते हैं। अब सपोज एनएलपी पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करूं, कितना, 0, तो जब इलॉन्गेशन x का होगा, जिसको मैं यहां पे uf बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ kx², या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x का होगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हाफ kx²। अब ध्यान से सुनना, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए। जब भी हमसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको ये नहीं बताते कि उन्होंने रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम की है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस पोजीशन विल बी 0। और हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है ना तो हमेशा यही कंसिडर करना है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू मेंशन है, जैसे कि सपोज अगर इस पॉइंट पर उन्होंने बोल दिया कि रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो आप किसी भी x पर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? 10 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जनरली लगभग 90 to 95% क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं उनमें रेफरेंस पोजीशन पर वो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही एज्यूम करते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको 0 ही कंसिडर करना है। तो यहां से मुझे एक बात समझ आ चुकी है, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, और साथ ही साथ इलोंगेशन x का हो या फिर कंप्रेशन x का हो, एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये मैंने एक्सप्रेशन इलोंगेशन के लिए ड्राइव किया है, आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर यहां से इसको x कंप्रेस किया जाता और वहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो उसकी वैल्यू क्या आती, तो आप देखिएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही आता। तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो आप ये फाइंड करें कि उस स्प्रिंग में लेंथ में कितना चेंज आया है। क्योंकि अगर लेंथ में जो चेंज है वो आपको पता चल गया तो आप डायरेक्टली हाफ के एक्स स्क्वायर से उस गिवन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक प्लस स्प्रिंग सिस्टम की। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन करें और फिर देखते हैं कि इस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एक एम मास का ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये जो पुली है उसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपने इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो एनएलएम में सॉल्व किए होंगे, जहां पर आपसे ये पूछा जाता था कि ये बताएं कि इस गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा। लेकिन आज यहां पर आपसे इलोंगेशन नहीं पूछा जा रहा, आज यहां पर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो देखना ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर मैं यहां पे टेंशन की वैल्यू T बोलता हूं तो यहां टेंशन की वैल्यू T, तो यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? T। नहीं आया समझ? और अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो टेंशन फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो टेंशन की वैल्यू है वो mg के बराबर होगी। क्लियर? अगर यहां टेंशन T है, यहां भी टेंशन T है, तो यहां पर टेंशन क्या होगी? 2T। तो ध्यान से देखना, अब मैं स्प्रिंग में मान लेता हूं कि इलोंगेशन x का है, तो स्प्रिंग फोर्स होगा kx, और वो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 × T। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि मुझे यहां पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि इस स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया है, तभी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बता पाऊंगा ना। तो kx की वैल्यू 2t के बराबर और टेंशन की वैल्यू mg है, तो जल्दी से बताएं मुझे यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है आपकी 2t/k, और t का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? mg। क्लियर? तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे अगर पुट करेंगे तो देखिएगा क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, 4m² g²/k²। कैसे के कैंसिल आउट, एंड दिस इज व्हाट? 2m² g²/k। काफी आसान था। एक बात बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन में ये मेंशन था कहीं कि रेफरेंस पोजीशन मतलब एनएलपी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है? नहीं था। आपने डायरेक्टली 0 एज्यूम किया और सीधे वैल्यू लिख दी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर तभी वैलिड है जब रेफरेंस पोजीशन मतलब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 एज्यूम करें। और मैं यही बात समझा रहा था आपको, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वहां कुछ भी मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस है। जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसमें स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा?
आपको ये फाइंड करना होगा कि उस गिवन स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज है, जो कि आप यहां पे फाइंड कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को हमने 2t के बराबर कर दिया, जो कि यहां से निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, हेलो एवरीवन। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिक फोर्सेस, कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया है। अब हम यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सपोज कोई भी आपको जनरल फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको एक फोर्स दिया हुआ है F वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म, क्लियर? और ये फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इस फोर्स की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है? तो जरा देखिएगा, चेंज, ये क्या है, चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये है हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन। अगर फोर्स हमें कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर, मैं डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, मैं डी आर वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये आप पहले भी कर चुके हैं। जब आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट किया था, तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में जो चेंज आया होगा वो भी स्मॉल होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर? अब सपोज एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई, ये आई जो है ना वो सबस्क्रिप्ट है इनिशियल पोजीशन का। इस इनिशियल कोऑर्डिनेट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू आई गिवन है। और अब फाइनल कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स एफ वाई एफ एंड जेड एफ। दिस इज द इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल कोऑर्डिनेट पे वो है यूएफ। तो जरा देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फोर्स वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, डी आर वेक्टर की भी वैल्यू पता है। आपको यहां पे एफ डॉट डी आर करना है, फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ। तो बताएं जनरल एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। और जब हम यहां पे लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और अपर लिमिट फाइनल कोऑर्डिनेट्स। तो बताएं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स आई, दिस इज वाई आई एंड दिस इज व्हाट जेड आई। और यहां पर अगर आप फाइनल कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो फाइनल एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एफ वाई एफ एंड दिस इज व्हाट जेड एफ। तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल एक्सप्रेशन आ चुका है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ नया नहीं है, ये है क्या एक्चुअली में, अगर आप नेगेटिव साइन को कंसिडर ना करें तो ये क्या है, दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वर्क डन तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता ही है, ये हम अपना पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो
तो आप क्या करें कि जो भी फोर्स आपको गिवन है उस फोर्स की वजह से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जाने में इस कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया है ना उसको कैलकुलेट कर दें, और उस वर्क के आगे नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सिंपल सा फंडा है, आज के बाद कभी भी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो या फिर किसी इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दी है और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करें, उसमें नेगेटिव साइन लगाएं और उसे इसके इक्वेट कर दें, तो आपको इजीली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसे नोट डाउन करें, फिर आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को रीड करें। अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। क्लियर? इफ यू, ये जो u है ना, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इन शॉर्ट फॉर्म मैंने यहां u से रिप्रेजेंट किया है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एट 0,0 इज 5 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 2,1। क्वेश्चन समझ आया? आपको यहां पर इस फोर्स से जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू ओरिजिन पे गिवन है। ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यह बताएं कि इस गिवन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इस पोजीशन पर क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है। जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है? ओरिजिन। और जिस पॉइंट पर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है वो क्या है? 2,1। क्वेश्चन समझ आ गया है? क्लियर? तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन को नोट डाउन करें, वीडियो को एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें इस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना होगा। ये हमारे लिए इनिशियल पोजीशन है और ये हमारे लिए फाइनल पोजीशन है, और ये हम जानते हैं, हम एक्सप्रेशन देख चुके हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो एक सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए ना जिसमें आपको फोर्स गिवन हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, तो पहले उस गिवन फोर्स का आप वर्क कैलकुलेट कर लें। तो इस फोर्स का अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। यह आप पहले भी कर चुके हैं। कब? जब आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये जनरल एक्सप्रेशन होता था, लिमिट, लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन और अपर लिमिट फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली 2,1, यहां पर x का लिमिट लगेगा और यहां पर y का इनिशियल और फाइनल लिमिट लगेगा। क्लियर है? चलिए बताएं, fx का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। fx का वैल्यू क्या है? x इंटू डी एक्स 0 से 2 तक प्लस fy, द वैल्यू ऑफ fy इज व्हाट? y इंटू डी वाई 0 to 1। इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 प्लस y का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? y स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। बताइए वैल्यू कितना आ रहा है? आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 4/2, दिस इज व्हाट 2 प्लस 1/2 एंड दिस इज व्हाट 5/2 जूल। क्या ये आपका आंसर है? नहीं। दिस इज व्हाट? दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन आज हमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना, आज हमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। तो जब आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है तो बताएं आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे?
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, मतलब माइनस ऑफ 5/2। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? 5 जूल। तो यहां पर ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 5 जूल, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फाइनल, एंड दिस इज व्हाट 5 माइनस ऑफ 5/2 एंड दिस इज 5/2 जूल। ये है पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? 2,1 पर। याद रखिएगा, एक कॉमन मिस्टेक है जो हम जनरली कर देते हैं कि ये नेगेटिव साइन लगाना हम भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर नहीं होता, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले आपने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट किया, उसमें नेगेटिव साइन लगाया और उसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया। यहां पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है ये किस पॉइंट पर है? 2,1 पर। यहां पर ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट 2,1 इज 5/2 जूल। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा, काफी आसान है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन था, दूसरे पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट कर पाएंगे? ओके, नोट डाउन दिस, फिर आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करें। अ कंजर्वेटिव फोर्स कितना दिया हुआ है? 2xi कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 4k कैप acts on a particle if potential energy at 1, 2, 0 is 10 joule, find the potential energy at 2, -1, 2। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर से आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो पार्टिकल है वो XY प्लेन में ना मूव करके 3D प्लेन में मूव कर रहा है। इसलिए आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो X, Y और Z तीनों एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट है। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन है, ये है आपका इनिशियल पॉइंट इस पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल गिवन है। ये है फाइनल पोजीशन जहां पर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पूछा जा रहा है। बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आप लोग खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को और मुझे बताएं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप बताएं। हमें जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस गिवन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो वर्क हुआ है उसे हम कैलकुलेट कर लें, और वो हमें कैलकुलेट करना आता है। तो चलिए बताएं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आप क्या लिखेंगे। मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पर, x 2x dx प्लस 3y² dy प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 dz। ओके, लोअर लिमिट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड द अपर लिमिट फाइनल कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, z कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली 2, -1 एंड 2। कैलकुलेटिव पार्ट है, फिजिक्स सिर्फ इतना ही है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करते समय हर एक वैल्यू विद साइन प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करें। कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वैल्यू बताएं क्या आ रही है। 2x का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई 2 से 1 प्लस 3 कांस्टेंट, y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³ बाई 3 -1 to 2 प्लस 4 इंटू z। उम्मीद कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन करना आपको होपफुली आता होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट रखें 4 - 1 दिस इज 3 प्लस यहां भी 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 -8 प्लस 4 इंटू 2। तो देखिए यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 3 + 8 11 - 9, 11 - 9 एंड दिस इज व्हाट 2 जूल।
दिस इज व्हाट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। तो बताएं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है वो क्या है 10 जूल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 2 जूल। क्लियर? तो यहां से आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा 10 माइनस 2 एंड दिस इज व्हाट 8 जूल। काफी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के बाद जब भी आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो आप इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नोट डाउन दिस, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करते हैं।